कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10th फिजिक्स का अध्याय 2, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है स्टूडेंट, प्रकाश का अपवर्तन का मैं आप लोगों को टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव, बोले तो वीवीआई अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को टोटल 60 से 65 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो विजय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम विजय सहनी है। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है, देखिए आप कितना प्रश्न का सही जवाब देते हैं अंत में कमेंट में ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? विचलित हो जाती है ना, तो उसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख इज़ द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, और चैप्टर का भी नाम है प्रकाश का अपवर्तन। चलिए दूसरा नंबर का आप लोग जवाब दीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तीसरा नंबर का है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से, कौन माध्यम से स्टूडेंट? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधे निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है या फिर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा अभिलंब की दिशा में जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इज़ द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए चौथा नंबर का है कि जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, लंबवत अर्थात सीधा पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट, सीधा पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, या फिर देखिए ख नंबर यहाँ पर है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है या फिर बिना, ठीक है, बिना मुड़े होगा स्टूडेंट। ठीक है, बिना मुड़े सीधे निकलती है। ग नंबर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या फिर 7 रंगों में टूट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना मुड़े। ठीक है स्टूडेंट, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ठीक है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न को समझ लीजिए। यहाँ देखिए 4 नंबर का, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत, लंबवत का मतलब वो सीधा, ऐसी लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है? बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 5वां नंबर का अब आप लोग जवाब देंगे स्टूडेंट कि पानी से भारी बाल्टी, ठीक है, पानी से क्या है? भरल है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो कम मालूम पढ़ने का जो है ना कारण यही है स्टूडेंट कि प्रकाश का अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे घर में, ठीक है, घर में या फिर आप लोग जब आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो आप लोगों के जो सर है वो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताए भी होंगे कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। आपको लगेगा कि पानी कम में है। ठीक है, चलिए अब आप लोग 6 नंबर का जवाब दीजिए। टोटल 60-65 प्रश्न बताएंगे, सब प्रश्नों को तैयारी कर लेना है, क्योंकि मैंने क्या क्या पहले सब प्रश्न को सिलेक्ट किया, उसके बाद इसे कंप्यूटर के माध्यम से इसको PDF बना के आप लोगों के लिए लाया है। चलिए 6 नंबर का कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। ठीक है, तब क्या हो जाता है? अपवर्तन होता है, लेकिन प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण ऐसा होता है। क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर का जवाब देंगे आप लोग स्टूडेंट कि सघन माध्यम से विरल माध्यम। स्टूडेंट सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट में बताइए तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का क्या संबंध रहता है? तो याद रखिएगा कि अपवर्तन कोण हमेशा बड़ा रहेगा। कौन कौन बड़ा रहेगा? अपवर्तन कोण जो है ये क्या रहेगा? हमेशा बड़ा रहेगा। आई होप आप लोग समझ गए हैं, और समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना तो नहीं भूलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले अध्याय में मैंने फिजिक्स का जो है ना स्टूडेंट पहला चैप्टर समाप्त कर दिया है, साथ ही साथ NCERT का
किसका स्टूडेंट, एनसीईआरटी का जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, उसे मैंने समाप्त कर रखा है। ठीक है, ये मैं भारतीय भवन से दे रहा हूँ जो कि सिलेक्टेड है। ठीक है, इसलिए इसे भी देख लेंगे। और जो भी अभी मैंने बताया, जो मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, उसे क्या करेंगे, जाइए प्लेलिस्ट में, हर एक का जो है कि वहाँ वीडियो पड़ा हुआ है, जाके ज़रूर देख लेंगे। चलिए जवाब देंगे आप लोग कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के माध्यम की अपवर्तक, ठीक है, अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है, तब वह मुड़ जाती है स्टूडेंट, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। चलिए 9 नंबर का देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 9 नंबर का, कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो उसे प्रकाश केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रकाश का केंद्र कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में, निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखा होता है ना, उसे हम लोग निम्नलिखित कहते हैं। तो निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है स्टूडेंट, तो मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए करेगा, नहीं ना करेगा, सीधा आप लोग मिट्टी से जाएंगे। ठीक है, कि अर्थात मिट्टी का जो उपयोग है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। चलिए अगला जवाब देंगे स्टूडेंट आप लोग 11 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो उत्तल लेंस जो है ना किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। चलिए स्टूडेंट अगला है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर होता है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ बट्टे में, जिसे हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ देखिए 2/4 लिखते हैं ना, उसी तरह ये है। ठीक है, साइन आई बट्टे साइन आर। ठीक है, इस तरह से उसी को हम लोग ऐसे करके लिख दिए हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बट्टे साइन आर होता है। चलिए स्टूडेंट 13 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ क्या है कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, ठीक है, जाता है, यदि आपतन का कोण तथा अपवर्तन का कोण r हो तो साइन आई, ठीक है, साइन आई होगा यहाँ पर, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा n2 बट्टे n1 के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, n2 बट्टे n1 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब मैं आप लोगों को 14 नंबर का प्रश्न दे रहा हूँ। ठीक है, ये सभी के सभी प्रश्न ना बुक से मैंने निकाला है। चलिए यहाँ देखिए 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों से, कि किसी द्रव समझ रहे हैं ना क्या है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर द्रव है इसमें। ठीक है, एक चित्र है यहाँ पर, मैंने इसे हाथ से खुद बनाया है। चलिए, तो किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लेब, जिसे हम लोग पट्टी से होकर, ठीक है, किरणों के पथ नीचे, चित्र देखिए 2.40, यही है चित्र 2.40 में दिखाया गया है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है, यानी कि 1.5 है, तो द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा, तो द्रव का अपवर्तनांक में 1.5 हो जाएगा, अर्थात 1.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए 15 नंबर का स्टूडेंट, कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है स्टूडेंट, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, 16 का देखिए यहाँ पर क्या है, कि उत्तल लेंस मेरे प्यारे बच्चों क्या है, उत्तल लेंस तो याद रखिएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जो उत्तल लेंस होता है ना, वो किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो मोटा होता है। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट, कि किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु पर रखी जाए कि उसका वास्तविक बिंब किस स्थान उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, तब कैसा होना चाहिए, तो वो फोकस दूरी के दुगनी पर जो है ना वो वस्तु को रखना होगा, तब ऐसा होगा। 21 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट, कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी के बीच हो तो बीम कैसा होगा, तो बीम याद रखिएगा वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, 2 गुनी दूरी के बीच हो तो बीम जो है ना कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा बड़ा बनेगा। समझ में आ गया 21 का। चलिए अब 22 का देख लीजिए क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए क्या है 22 का, समझने का आप लोग प्रयास करेंगे स्टूडेंट, कि जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर
से अधिक होनी चाहिए इस कंडीशन में। अगला है कि किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा जो है ना केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 24 नंबर का देखिए यहाँ क्या है कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो यह होगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ये एक उत्तल लेंस होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। चलिए अब जवाब देंगे आप लोग। 25 नंबर का जवाब दीजिए कि क्या होगा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर स्टूडेंट? 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता 4 डायोप्टर का होगा। ठीक है, चलिए 26 का है कि एक गोली दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है, तब दोनों ही उत्तल होगा। तब दोनों ही क्या होगा स्टूडेंट? दोनों ही उत्तल होगा। ठीक है, चलिए 26 का देख लिए। अब यहाँ पर है 27 नंबर का, देखिए। ठीक है, चलिए क्या है 27 नंबर का देखिए तो स्टूडेंट कि किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए इनमें कौन उपयुक्त होगा? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस इसके लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 28 नंबर का कि एक गोली दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों ही, ठीक है, दोनों की ही फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दोनों संभव होगा, अर्थात दोनों कैसा होगा? तो दोनों अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण होगा। अब आइए आगे देखते हैं। 29 नंबर का क्या है कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, ठीक है, 4 लाख किलोमीटर हो तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो दोनों को भाग दे दीजिए। देखिए 3 जीरो इधर 3 जीरो कट गया, जब दोनों को भाग देंगे तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 4/3 हो जाएगा। ऐसे देखिए अगर हम लोग 4, ठीक है, कितना जीरो है? 4 जीरो, और बटे में अगर हम लोग 3 पर भी 4 जीरो, ठीक है, यहाँ देखिए 3 2 5, यहाँ 3 2 5, 5 जीरो है, तो चलिए भाग दीजिए। 0 0 0 देखिए कट गया ना, कट गया तो क्या बचा? 4/3 बचा ना, तो वही 4/3 सेकेंड लगेगा। ठीक है, भाग दे दिए दोनों को। चलिए अगला देखिए 30 नंबर का कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.33 मिनट लगता है तो पृथ्वी से जो है कि सूर्य की दूरी होगी लगभग कितना होगी? पूछ रहा है कितना होगी? तो 15 करोड़ किलोमीटर होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने 30 प्रश्न को समाप्त किया केवल आंसर को देखते हुए जल्दी जल्दी। ठीक है, इसी तरह और बाकी के प्रश्न केवल आंसर समझते चलिए। ठीक है, अभी अगर मैं इस पर बताऊं कि ये कैसे होता है, एक एक करके सोल्व कर करके अगर मैं बताऊं तो वीडियो जो है ना पता चलेगा कि 2 घंटा का बन गया। चलिए यहाँ पर क्या है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। कितना होता है? तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे जो है कि माध्यम में प्रकाश की चाल, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम का अगर पूछेगा निरपेक्ष अपवर्तनांक तो जो क्या क्या कैसे लिखेंगे इसको? निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब कौन सा 32 का देखिए क्या है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुना 180 मीटर प्रति सेकेंड है। माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? तो 1.5 होगा अपवर्तनांक इसका। ठीक है, चलिए अब ये वाला देख लीजिए आप लोग। कौन सा स्टूडेंट? तो हीरे का अपवर्तनांक वाला। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो हीरे में प्रकाश की चाल हो जाएगा स्टूडेंट 1.2 गुना 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। 34 का देख लीजिए स्टूडेंट कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में C हो तो कांच में प्रकाश की चाल होगी कितना होगी स्टूडेंट? 2C/3, ऐसे 2C/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं 35 नंबर का कि क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन स्टूडेंट असत्य है? तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ये जो है ना घ, ये असत्य है, यानी कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होती है, ये कथन गलत है। बाकी ये तीनों के तीनों कथन आप लोग पढ़ लीजिए, ये तीनों के तीनों कथन क्या स्टूडेंट सही है। ठीक है, चलिए 35 तक हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं 36 नंबर का कि क्या है, समझिएगा जल्दी जल्दी कि वायु का
निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 से अधिक होता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है स्टूडेंट। चलिए यहाँ देखिए कौन सा हो जाएगा, 39 का देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है स्टूडेंट, तो कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशतः विरल माध्यम है, ये सही है, बाकी ये तीनों क्या है, गलत है। चलिए अगला देखिए 40 नंबर का समझिए यहाँ पर कि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। एक प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसका द्रव्य का अपवर्तनांक कितना होगा, तो द्रव्य का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा हो जाएगा 1.20 हो जाएगा। ठीक है, 1.20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपवर्तनांक उसका वही हो जाएगा। 41 का है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है, क्या संबंध रहता है, तो अपवर्तन कोण छोटा होता है। क्या होता है, अपवर्तन कोण मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो छोटा होता है। आई होप आप लोग 41 तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग 42 नंबर का देखते हैं क्या है यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट। ठीक है, 42 का कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हो तो स्नेल का नियम आपतन कोण के निम्नलिखित में से किस मान के लिए लागू नहीं होता है, तो 0 डिग्री के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 15 का कि फिलांट कांच की एक छड़ को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोया जाता है तो वह लगभग अदृश्य हो जाता है। ऐसा होने का कारण क्या है, तो ऐसा होने का कारण स्टूडेंट फिलांट कांच और, ठीक है देख रहे हैं ना कि फिलांट कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक का मान समान होना। ठीक है, यही होगा इसका राइट आंसर। चलिए जवाब दीजिए आप लोग कि लोहे के, ठीक है स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, देखिए सवाल को समझिए। चलिए थोड़ा सीधा कर ले। हाँ बताइए कि लोहे के गोले को फिलांट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोने पर लोहे का, ठीक है, लोहे का जो है कि गोला क्या हो जाता है, तो वह तैरता प्रतीत होता है। लोहे का जो गोला है वो तैरता प्रतीत होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगला है कि एक पदार्थ का प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो, पदार्थ का अपवर्तनांक होगा √3 हो जाएगा। क्या होगा, √3 होगा इस कंडीशन में। चलिए अगला है कि यदि प्रकाश एक कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, तो 9/8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 45 को देखें। चलिए 46 को देखिए। ठीक है, सब प्रश्न को जो है कि तैयारी कर ले। चलिए कि प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तब किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है, किरण जो है प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, बताइए किसका प्रयोग, तो याद रखिएगा कि पारा का प्रयोग जो है कि लेंस बनाने के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब कौन सा होगा यहाँ पर 47 का कि लेंस का प्रकाश केंद्र, ठीक है, लेंस का प्रकाश केंद्र क्या होगा, तो लेंस का प्रकाश केंद्र होगा लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है। ठीक है, लेंस का प्रकाश केंद्र लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है, तो घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 का कि जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह केवल विस्थापित हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट, केवल वह विस्थापित हो जाती है। ठीक है, 48 का समझ लिए। चलिए अब समझिए आप लोग यहाँ पर कि 49 का क्या होगा, लेंस के मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के मुख्य फोकस कितना होता है स्टूडेंट, बताइए लेंस का मुख्य फोकस कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, लेंस के मुख्य फोकस कितना होता है, 2। अनंत से जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस
के फोकस बिंदु के पास लाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से दूर जाता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ जाता है? लेंस से दूर जाता है। अगला है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है। ठीक है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। क्या बनाता है? तो याद रखिएगा, कभी अभिसारी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनाता है। 52 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने बिंब पर क्या प्रभाव होगा? तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, यही प्रभाव होगा कि प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट? कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है स्टूडेंट बताइए। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों कथन क्या है? सत्य है। और ये जो कथन आप लोग देख रहे हैं ये कथन क्या है? तो गलत है। कौन सा कथन गलत है? कि उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस दूरी से अधिक दूरी पर है। तो ये बात नहीं है, ये गलत है। ठीक है, चलिए वही वहाँ पर दिया गया था। अब है कि उत्तल लेंस से आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखी गई हो। कहाँ पर? तो फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच हो, तब ऐसा होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब कौन सा हम लोग देखेंगे? हम लोग देखते हैं 55 नंबर का कि अब क्या है। यहाँ पर है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 300 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, रखी है तो लेंस को, ठीक है यहाँ होगा, लेंस को वस्तु की ओर का प्रतिबिंब बनेगा। चलिए स्टूडेंट अब 56 नंबर का बताइए, क्योंकि 55 नंबर का प्रश्न ना वो गलत है। तो 56 का बताएंगे आप लोग कि फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी। कितना होगी न्यूनतम दूरी? तो याद रखिएगा 4f। ठीक है, 4f होगी उसकी न्यूनतम दूरी। ठीक है, चलिए अब बताइए 57 का आप लोग कि f फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के लिए वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा। कितना होगा? तो 45 से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, 45 से कम स्टूडेंट नहीं हो सकती है। चलिए अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, मात्र 5 से 6 प्रश्न है, उसे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 58 का जवाब दीजिए कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। उसका प्रतिबिंब जो है ना, उसका प्रतिबिंब के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, वो प्रतिबिंब के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, ठीक है, लेंस की जो उसका जो प्रतिबिंब है लेंस की दूसरी ओर मेरे प्यारे बच्चों 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 60 नंबर का प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कितना, कहाँ बनेगा? तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा।
चलिए स्टूडेंट, अब बताइएगा 61 नंबर का कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है स्टूडेंट m⁻⁻1। ये होता है लेंस की क्षमता का SI मात्रक। ठीक है, अगला है कि लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता, ठीक है, क्षमता P हो तो क्या होगा, P गुना F बराबर 1 होगा। ठीक है, P गुना F बराबर 1 होगा। अब है 63 नंबर का, देख लीजिए आप लोग, कितना नंबर का स्टूडेंट, 63 का, कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, कितना होगी, -2 डायोप्टर होगा इसकी क्षमता। चलिए अब कौन सा देख लेते हैं हम लोग, 64 का देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कितना का देखेंगे, 64 का, कि किसी लेंस की क्षमता, ठीक है, किसी लेंस की क्षमता -4.0 डायोप्टर है तो यह कैसा होगा, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। ठीक है, कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है मेरे प्यारे बच्चों। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, यही कथन क्या है यहाँ है ना। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन क्या है, गलत है हम लोग का, कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो SI मात्रक डायोप्टर होता है, ये गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता -0.2 डायोप्टर होगी, यही कथन गलत है। उसके बाद बाकी ये तीनों सही है। आप लोग वीडियो को रोक के देख लीजिए स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग का टोटल 66 प्रश्न समाप्त होता है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।